तो सर जो बुलिशनेस आपकी 1993 में थी या 1994 में थी इंडिया के प्रति, आज भी सेम बुलिशनेस के साथ ही आप मार्केट इंडिया का देखते हो? क्या है कि पहले यूएस सबको ड्राइव करता था, तो यूएस की दादागिरी थी। 25-30 सालों में अगर आप इंडियन मार्केट को यूएस डॉलर टर्म्स में देखें तो यूएस से है, लेकिन यूएस ने अपने पैर पे थोड़ी कुल्हाड़ी मारी है ना। अब वो कितने दिन लगते हैं। स्टीव जॉब्स की जब डेथ हुई 2011 में, तो उसकी नंबर 1 होल्डिंग वाज नॉट एप्पल, उसकी नंबर 1 होल्डिंग थी डिज्नी। तो इस प्रोसेस का सर आपने कोई नाम दिया है या प्रोसेस का नाम है एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग। We have these 8 फैक्टर्स जिससे हम रिजेक्ट करते हैं। कोई हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट उसकी कोई किताब नहीं है। कंट्रीज आपस में टैरिफ्स लगा रही, तो क्या ऐसा सिनेरियो आ रहा है जहाँ पे हम वापस क्लोज इकोनॉमीज बनने को देख रहे हैं? ऑलराइट सर, टू बिगिन विद सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में शेयर करिए। हाउ हैज बीन 30 इयर्स इन द मार्केट्स फॉर यू बीन लाइक? सो लोग बोलते हैं कि आपको ये इंटरेस्ट कब से आया। लोगों को कहते हैं कि हमने बचपन में शेयर खरीदे, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। ये सब बातें नौकरी के बाद शुरू हुई। तो मैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ा था, उसके बाद आई वेंट टू आईएम कैलकाटा, और उसमें मैंने फाइनेंस में मुझे इंटरेस्ट आया। बट उस वक्त कोई स्टॉक मार्केट की बातें बहुत नहीं होती थी। 1985 की बातें हैं ये। ओके। तो उसके बाद मैंने 2-3 साल इंडिया में नौकरी की, बट कंपनीज में, कॉर्पोरेट मतलब फाइनेंस में। एंड देन मैं यूएस गया, क्योंकि तब तक थोड़ा फाइनेंस में और इंटरेस्ट था, प्लस इंडिया में कुछ हो तो रहा नहीं था। सो आई वेंट टू यूएस टू वॉटन स्कूल टू डू अ पीएचडी। लेकिन पीएचडी भी कब वो इसलिए होता है क्योंकि पीएचडी में पैसे नहीं खर्चने पड़ते, आपको साइड जाता है टीचिंग करके उसके बदले में। सो उसके बाद मैंने नौकरियों के लिए अप्लाई किया। अब उसमें अगर मैंने तो मैकिन्जी में भी अप्लाई किया था, मैंने तो कंसल्टिंग कंपनीज में अप्लाई किया था, और मैंने वॉल स्ट्रीट में अप्लाई किया था। अब उसमें मुझे अलायंस कैपिटल में नौकरी मिल गई, लेकिन अगर मुझे मैकिन्जी में मिल जाती मैं उस वक्त तो उतना ही खुश होता कि क्या बढ़िया नौकरी मिल रही है। सो मुझे मिल गई नौकरी अलायंस कैपिटल में, एंड दैट वाज टू बी एन एनालिस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जापानीज स्टॉक मार्केट्स। करेक्ट। नाउ ऑब्वियसली मैं कभी जिंदगी में गया भी नहीं था, बट एनीवे, तो आई बिकेम दैट। और फिर मेरे को इंडिया का ख्याल भी नहीं आना था, इन द सेंस कि इंडियन मार्केट वाज क्लोज्ड, और इंडिया से आप बेसिकली बाहर गए हो ग्रीन कार्ड और यूएस रहने के लिए। लेकिन मेरी किस्मत इंटरट्वाइन है इंडिया के साथ, तो मुझे नौकरी मिली मैंने नौकरी शुरू की जून 1, 1991। ओके। इंडिया के रिफॉर्म शुरू हुए जुलाई 1991। 1 महीने का गैप। 1 महीने के बाद ही हो गए। तो फिर अब मैं इंडियन ज्वाइन किया हूँ अलायंस कैपिटल, जो आई थिंक पता नहीं 9th-10th लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी थी उस वक्त यूएस में। अब 15-20 नंबर पे होगी। तो फिर इंडियन हायर हुआ, तो उन्होंने कहा तो इंडिया भी आप ही कवर कर लो। अब आप इंडियन हमारी कंपनी में आए हो तो ऑब्वियस इंडिया भी आप ही करोगे। तो फिर हल्के हल्के मैं उनकी तरफ से इंडिया आता था। तो 2 साल बाद फिर मुझे तब तक जोश आ चुका था, तो फिर अलायंस कैपिटल डिसाइडेड कि हम इंडिया में बिजनेस करेंगे पूरा। ओके। दैट मींस टू सेट अप अ म्यूचुअल फंड कंपनी। राइट। एंड वी वर अर्ली। तो उन दिनों में देन आई हैड टू टेक अ कॉल कि अगर मुझे अब इंडिया के साथ बिजनेस के साथ अलाइन होना है तो फिर इंडिया जाना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप अपना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापानीज मार्केट करते रहो और जो आगे हो। तो फिर दैट वाज बाय तब से शुरू है, तब मैंने बेट ली कि मैं वापस इंडिया जाता हूँ। तो मैंने ग्रीन कार्ड जो एप्लीकेशन में था उसको परस्यू नहीं किया, एंड 93 में आई मूव्ड बैक। ओके। उसके बाद मेरा प्यार शुरू हुआ है इंडियन मार्केट के साथ, जो कि अभी तक फुल स्पीड पे चल रहा है। और अब तो मैं 63 इयर्स का हूँ और पूरे जोश के साथ इंडिया और स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट का हीरो बनने की कोशिश में लगा रहता हूँ। तो सर आपका इतना ऑल बाय लक एंड लिटिल बिट ऑफ ठीक है कि आप राइट प्लेस राइट टाइम, ये वो अब टोटली। तो सर जो बुलिशनेस आपकी 1993 में थी या 1994 में थी इंडिया के प्रति, आज भी सेम बुलिशनेस के साथ ही आप मार्केट इंडिया का देखते हो? क्या है कि उस वक्त ना शुरू में बुलिशनेस डिफरेंट स्टाइल की थी। मैंने पहले अपने आप को एनालाइज किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एनालिस्ट बनकर यूएस में बैठा हूँ, तो आई विल नेवर हैव फुल ग्रिप। करेक्ट। क्योंकि वहां पे ऑस्ट्रेलिया में लोग बैठे होंगे, जापान में जापानीज बैठे होंगे जिनको अपनी लैंग्वेज पता है। हम बाहर से इन्वेस्ट कर लेंगे थोड़ा चूज वूज करके, बट कैसे आप बड़े वो हो जाओगे।
तो इंडिया में जाने में क्या है कि नई कंपनी में कर रहे हो तो इट्स लाइक अ स्टार्टअप, एक्सेप्ट दैट आई वाज इन अ जॉब इन अ स्टार्टअप एंड वो स्टार्टअप वाज बीइंग रन बाय अ बिग कंपनी। लेकिन आपको मैंने कहा कि नए नए जगह में जाके आप ज्यादा सीख भी सकते हो और ज्यादा ग्रो भी कर सकते हो। उसको ना इंडिया पे बेट भी थी ऑब्वियसली, बट थोड़ी सी ये थी कि हाँ होना चाहिए मुझे राइट। इन अ सेंस। तो उसके बाद बुलिशनेस तो ऐसे शुरू हुई कि मैं ओवर द ईयर मेरे मेरे को भी मिस्टर बुल बोलते थे, जो राकेश झुंझुनवाला को तो बिग बुल बोलते थे, बट राइट। मिस्टर बुल ओके। बड़े फ्लावर्स मैंने संभाल के रखे हुए हैं दो तीन। सो नाइस। बुलिशनेस का क्या होता है कि आपको बुलिशनेस डिफाइन करनी पड़ती है कि आप कितने परसेंट को बुलिश गिनते हो। पहले क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर हम कहेंगे वी आर वेरी बुलिश तो लोग कहेंगे मतलब आप 25% रिटर्न बनाओगे साल के। नहीं, वो बुलिशनेस नहीं है आजकल। राइट। अब बुलिशनेस ये है कि 10-12% बन जाएंगे और फिर बाद में फिर बन जाएंगे, लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट वन ईयर दैट वे आई एम ऑलवेज बुलिश। बट दैट वे आई एम बुलिश जो मैं शॉर्ट करता हूँ स्टॉक्स, मैं उनमें भी बड़ा बुलिश होता हूँ कि ये बहुत गिरेंगे। बुलिश होने का मतलब है कि स्टाइल ऑफ कैसे बनेंगे? राइट। राइट। so we can be bullish on our bearishness sometimes also. Yeah, so करेक्ट। that is a nature thing, not stock market thing. करेक्ट। एंड सर, जैसे अभी के मार्केट सिनेरियोज आप देख रहे हो, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक हमने इंडियन मार्केट्स में डिसेंट करेक्शन देखा। अप्रैल में थोड़ा बहुत वापस बढ़ने लग गए, बट इतना स्ट्रॉन्ग सब नहीं कह रहे कि इतनी तेजी से ऊपर वापस जाएगा। सो व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स? आपको क्या लगता है कि अब मार्केट सिनेरियो कैसे रहेगा? तो एक नया इशू हो गया ये जो पाकिस्तान के साथ अब कोई लड़ाई वड़ाई ना हो जाए, बट जनरली भी आपके 2 साल अच्छे रहे हैं 23 एंड 24। करेक्ट। तो वैसे भी 3 साल में एक करेक्शन 10-5% की तो आती है। करेक्ट। और अब ये इश्यूज हो गए कि यूएस मार्केट में भी बड़ी अनसर्टेनिटी है। और यूएस मार्केट में आप कह सकते हैं कि इंडिया को लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में फायदा होगा, बिकॉज लोग मींस यूएस पे चाइना पे टैरिफ इंडिया से तो ज्यादा होंगे। अगर घूम फिर के एंड में 3-6 महीने बाद वो काफी कम फर्क भी रह जाए, फिर भी जो कंपनीज हैं उनको लगेगा कि दे शुड नॉट नॉट पुट ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट। वो खाली चाइना में, पहले तो कोविड के बाद उनको ये लेसन आया कि खाली कॉस्ट पे मत जाओ, राइट। थोड़ा रेजिलियंस पे जाओ, क्योंकि सडनली कहीं एक जगह कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है और आप अटक गए क्योंकि आपने वहाँ सारा अपना सप्लाई चेन बनाया हुआ है। राइट। और आप बोला कि चलो कोई लड़ाई ना हो जाए, कोई चाइना किसी किसी दिन ताइवान चला गया, यूएस ने उसको रॉक लॉक कर दिया, हम मतलब यूएस कंपनी हम अटक गए बिना बात पे। करेक्ट। सो एवरीबडी ट्राई टू डाइवर्सिफाई। राइट। उसमें वो वियतनाम भी गए थे, इंडिया भी थोड़ा बहुत आए थे, वो और कुछ हो सकता है। अब इंडिया का ज्यादा हो सकता है बिकॉज इंडिया इज व्यूड एज अ फ्रेंड बाय यूएस। राइट। के अगेंस्ट वो बात नहीं करते हैं ज्यादा, और बोलते हैं कि टैरिफ टैरिफ है, बट वैसे इंडिया के साथ फ्रेंडली हैं, तो वो रिलेटिव फायदा है। बट अगर एब्सोल्यूट में द वर्ल्ड इज नॉट डूइंग वेल फॉर 1 ईयर 6 मंथ 9 मंथ्स, तो उसमें फिर इंडिया में आप बड़े धड़ल्ले से पैसे नहीं बना सकते, लेकिन आप चल सकते हो कि चलो अगले राउंड के लिए तैयार हो रहे तैयार है। हैं उस। राइट। राइट। और तो सर आई ये थिंक मीडियम टर्म में वेरी बुलिश ऑन, आई एम थिंक द रिलेटिव थिंग। राइट। शॉर्ट टर्म वो फायदा जरूर होगा, बट दैट फायदा डज नॉट मीन कि वो 1 मिनट में स्टॉक मार्केट में बन जाए, बिकॉज स्टॉक मार्केट के लिए वर्ल्ड हैज टू बी आल्सो पीसफुल। राइट। एंड ओवरऑल पीस इतना नहीं दिख रहा अभी वर्ल्ड इकोनॉमी में, जो पॉलिटिकल सिनेरियोज में। 22 में इंडिया मार्केट वाज लाइक जीरो, प्लस माइनस जीरो, बट यूएस वाज डाउन। लेकिन फिर आप बन नहीं सकते, आप आउट परफॉर्म कर सकते हो। करेक्ट। आउट परफॉर्म करने के लिए भी हम तो खुश रहते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि लॉन्गर टर्म में वो, अगर आपने गंदे पीरियड वर्ल्ड में आपने थोड़ा आउट परफॉर्म कर लिया, चाहे आप बड़े रिटर्न नहीं बने, वो फिर फॉरेन इन्वेस्टर को ये चीजें याद रहती है, फिर अगले राउंड में आपको ज्यादा पैसे देते हैं आपके राइट। गड्ढे को। फिर वो घूम फिर के इंडिया के रिटर्न्स 13-14-15% पर एनम रहे हैं रूपी टर्म्स में। राइट। वही बात। डॉलर में कर लो 10-11-12, विच इज वेरी गुड। राइट। वही बात है, मतलब -10% कमाओ या जीरो कमाओ, जीरो कमाना बेटर है, क्योंकि आपको बेस ही नहीं गिरता है तो। also good in some periods। राइट। अगर जीरो पे रह सको तो भी बढ़िया, हम तो माइनस भी कई बार किया लाइफ में, लेकिन ओवर अ साइकिल इट हैज बीन वेरी गुड। करेक्ट। एंड सब पूरा टैरिफ का जो सिचुएशन है, जैसे हमने अगर हम ये डेकेड की बात छोड़ दें और पिछले कुछ और डेकेड देखे, तो एक ग्लोबल फ्रंटियर पे ये देखा जाता था कि हमको ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना है, वर्ल्ड ट्रेड ज़्यादा करना है। अब उसका उल्टा थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि लोग आपस में टैरिफ्स लगा रहे हैं, कंट्रीज आपस में टैरिफ्स लगा रही है। तो क्या ऐसा सिनेरियो आ रहा है जहाँ पे हम
वापस क्लोज इकोनॉमीज बनने को देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे? क्लोज तो नहीं होंगे अब, लेकिन उससे क्या हुआ कि यूएस की जो लीडरशिप थी वो थ्रेटन हो गई। ओके, यूएस ने अपने आप बिना बात पे अपनी पोजीशन ऑफर कर दी है वर्ल्ड को। करेक्ट। तो अब अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे। पहले यूएस सबको ड्राइव करता था तो यूएस की दादागिरी थी। अब अगर इंडिया यूरोप से डील कर ले, इंडिया यूके से डील कर ले, वो मिडिल ईस्ट से डील कर ले, तो फिर आपका यूएस का इन्फ्लुएंस कम हो गया। करेक्ट। बट ग्लोबलाइजेशन उस वाले लेवल की नहीं होगी, बट बायलैटरल ग्लोबलाइजेशन तो चलती रहेगी ना, इधर राइट। से उधर होगा। बट बेसिकली यूएस ने यूएस की पॉलिसीज मुझे ओरिजिनली ठीक लगती थी, बट स्टाइल ऑफ डूइंग इज टू रैंडम। इतना रैंडम नहीं हो सकता ना, किसी दिन को 40, किसी को 150, फिर को 40, को 60 पे कर देंगे बात। ऐसे फिर सारा सब लोग अटक गए और सारा वर्ल्ड वेट कर रहा है 3 महीने की, चलो 3 महीने बाद देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद वेट करेंगे कि मिड टर्म इलेक्शन में क्या होते हैं उनके। फिर उसके बाद वेट करेंगे कि अब प्रेसिडेंट रिपब्लिकन बनता है कि डेमोक्रेट। वो 2-3 साल, ऐसे 2-3 साल निकलने लाइफ में लगता है कि बड़ा ऐसे बट निकल जाते हैं, पता भी नहीं, करेक्ट, पता सही भी बात, नहीं लगता। सही बात। आपके तो ये तो अभी तो चल रहा था, ये क्या हो गया, 2 साल निकल गए। हमें पता है ना, हम जब ओल्ड होते जा रहे हैं, मेरा इतनी जल्दी कैसे हो गया, अब तो बड़े यंग थे थोड़े दिन पहले। करेक्ट। तो ये साल वेस्ट होंगे लाइफ के, और उस साल का मतलब रिटर्न वेस्ट हो गए, क्योंकि अगर आपके 1 साल में सबके रिटर्न कम हो गए तो वो ये तो चलता रहता आप पर्टिकुलरली सर कौन से मार्केट पे ज्यादा बुलिश हो? इंडियन मार्केट, चाइनीज मार्केट या यूएस मार्केट्स? है। नहीं जी, पहली बात तो हमारा काम ही इंडियन मार्केट का है। अगर एक लाइन पे देखा जाए तो हमारा मेन ब्रेड एंड बटर ऑन आवर लाइफ हैज बीन दैट इज इंडियन फ्रॉम इंडियन मार्केट। मार्केट्स, राइट? और इंडियन मार्केट जब से मैंने शुरू किया है, तब से वर्ल्ड की नंबर 1 मार्केट रही है। 25-30 सालों में अगर आप इंडियन मार्केट को यूएस डॉलर टर्म्स में देखें तो यूएस से बेहतर है। ओह, तो नंबर 1 का मतलब दूसरों कंट्रीज नहीं, मैंने कंपेयर किया इंडिया, यूएस, एशिया, चाइना, एशिया, जापान, इमर्जिंग मार्केट, यूरोप। इन सब में इंडिया has been number 1 in the last 20 years and 25 years। 5, 10, 15 में 5 का थोड़ा, बिकॉज कोविड टाइम के बाद थोड़ा इंडिया का अच्छा रिटर्न है, बट 10 एंड 15 में इंडिया इज नंबर 2 आफ्टर यूएस, और वाज अभी लास्ट 2-3 महीने में यूएस गिरा है। बट तो रुपी टर्म्स में इंडिया कवर हो इज जाता वेरी था, गुड। राइट? नहीं नहीं, ये डॉलर में बात कर रहे हैं, रुपी वही में मैं कह 4% और रिटर्न। एग्जैक्टली। रुपी रुपी में रिटर्न का इंटरनेशनल कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, किसी की कोई करेंसी की कोई। सो इंडिया जनरली बीन बुलिश। जब आप अभी बात करें, ऑल्सो आई ऑल्सो मैनेज को मैनेज अ ग्लोबल फंड, तो उसमें राइट नाउ सिंस फेब हम बड़े नेगेटिव हैं यूएस पे। ओके। वरना जिंदगी भर यूएस वाज वेरी गुड, बट वो हमारा मेन बिजनेस नहीं था, और मेरा तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो इंडिया का फंड मैनेजर मोस्टली, बट यूएस वाज वेरी गुड। लेकिन यूएस ने अपने पैर पे थोड़ी कुल्हाड़ी मारी है ना, अब वो कितने दिन लगते हैं। प्लस उसके भी 2 साल बहुत बढ़िया थे। तो 2 साल अच्छे होने के बाद वैसे ही 10-15-5% मार्केट गिर सकती है। साथ में आपने रीजंस दे दिए। वो रीजंस क्या है? क्योंकि आपने इतनी अनसर्टेनिटी कर दी कि अब यूएस कंपनी अभी क्या करे, अभी आज क्या करे, उसको सोचना है कि अब मैं नया प्लांट यूएस में ही लगाऊं, बाहर लगाओ। या मैं चाइना या मैं चाइना से लेता रहूं, या मैं इंडिया जाऊं। सारे अटक गए हैं लोग। कंज्यूमर डर गया है, क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम करूंगा, गवर्नमेंट के नौकरियां में लोगों को नोटिस दे रहे हैं, चाहे वो कोर्ट में जाके अटक जाते हैं। बट अगर आपकी लड़ाई चल रही हो विद द गवर्नमेंट और आपको कोर्ट ने कहा फायर मत करो, आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं होगे जितने आप नॉर्मल जॉब कर रहे थे। अभी भी आप नॉर्मल जॉब कर रहे हो, लेकिन देर आपकी जॉब के ऊपर लड़ाई हो रही है कि आपका बॉस कहता है तो फायर करो, और कोर्ट कह रहा है मत करो। लेकिन राइट। उसमें आप उतने खुश तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि आपको लगेगा क्या पता कल फायर हो जाए। तो वो सारे कंज्यूमर स्लो डाउन हो गया। साथ में आपने चाइना पे लगा दिया 40-50, एक्चुअली तभी तो 145% टैरिफ लगा दिया। राइट। तो अब वो अभी नजर नहीं आएगा 2-1 महीने, क्योंकि सबको पता था कि अप्रैल में टैरिफ लगेंगे। तो आपने पहले इंपोर्ट कर लिया, सपोज कुछ तो कर ही लिया होगा, नोइंग कि भाई टैरिफ लगेंगे। चाहे 10% सोच रहे थे आप और वो 150 पहुंच गया, लेकिन आपने कुछ कुछ चीजें मंगा ली। वो एक दो प्लस आपकी इन्वेंट्री भी होती है हर आदमी के पास, हर राइट। बिजनेस में। वो 2-3 महीने बाद पता ना कि जब नई चीजें आएंगे, नया सामान आएगा इम्पोर्टेड, विच इज नियरली एवरीथिंग इन अ शॉप। राइट। तो इसलिए यूएस पे हम नेगेटिव है। 70% यूएस में होते थे, अब वो कोई 8-9% रह गए हैं। ओह, वो भी हमने जो हमारे पिटे हुए शेयर थे हमने बेचे नहीं, बाकी तो बेच दिया कि अभी मरे राइट। कुटे शेयर बेचने हैं, जैसे टीसीडी टाइप्स। तो उसमें इसलिए यूएस, लेकिन फर्क है कि यूएस इतना बड़ा होता है पोर्टफोलियो का, कि आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा मैंने यूएस बेच दिया, मैंने उसको चाइना में डाल दिया।
क्योंकि चाइना में आप डालते हो 5% और यूएस में होता है 70%। करेक्ट। आपको जब तक यू का पक्का स्टैंड ना हो जाए कि भई अब यूएस 3 साल नहीं डालने सपोज़, हुँ, तब आप हल्के-हल्के हाथी सकते हो उस पैसे से। अभी राइट, तो हम लोग कैश में रखे हुए हैं। बट बराबर, चाइना इटसेल्फ इज़ नॉट बैड, बट चाइना एंड यूएस एक कैटेगरी नहीं है अभी वर्ल्ड के लिए ना करेक्ट, हमारे लिए कि यूएसए बेच के चाइना खरीद लो। यूएसए 100 बेच के 5 चाइना खरीद लो, 95 संभाल के रख लो। अभी राइट। यू फिगर आउट दैट यूएस इज़ गॉन फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, इतना तो पता नहीं बट अभी मुझे ठीक नहीं लगता है यूएस। और सर जैसे आप कह आई सेड रिलेटिव बेनिफिशियरी है, एब्सोल्यूट मतलब कि अच्छे रिटर्न बने, उसके लिए वर्ल्ड एंड यूएस आल्सो दैट मीन्स हैव टू स्टॉप फॉलिंग। अब वो लास्ट फ्यू डेज़ तो नहीं फॉल हुए बट अभी आपको एज़ आई सेड 1 2-3 महीने लगेंगे टू सी कि नए रिजल्ट्स क्या है। करेक्ट, पुराने रिजल्ट जो अभी आए हैं मार्च 31 का कल आ गया गूगल को, उसकी कोई वैल्यू कुछ नहीं है ना, वो पुराना रिजल्ट है। करेक्ट, प्री द टैरिफ, प्री द अनसर्टेनिटी, प्री द फाइट्स। राइट। तो सर जैसे आप कहते हो कि यूएस मार्केट अच्छा नहीं लग रहा है या फिर इंडियन मार्केट अच्छा लग रहा है, तो क्या बेसिस पे आप एक ओवरऑल मार्केट का एस्टिमेट लगाते हो कि ये मार्केट यहाँ से शायद 2 साल 3 साल बाद तो फर्स्ट अच्छा करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इज इन आवर इंडियन मार्केट एंड इन मोस्ट मार्केट्स वी आर बॉटम अप गाइस। राइट, बट यूएस में क्या है, यूएस में हमारा जो फंड है वो हमारे जैसे हमारे साथियों का है, मतलब मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव्स एंड उनका है। फंड बहुत बड़ा है, नियरली 1500 करोड़ का है। लेकिन उसमें ना हम एक्सटर्नल मार्केट को बार बार नहीं समझा रहे हैं। इट इज रन जैसे आप अपने पैसे रन करो। राइट, इट इज नॉट बीइंग रन फंड फंड। तो उसमें एक एक स्टॉक के ऊपर नहीं, पहले हम बिग पिक्चर होता है कि भाई अब क्योंकि अब इतने पूरे वर्ल्ड में अब आप यूएस जाओगे, इटली जाओगे, स्पेन जाओ, उसमें स्टॉक तो देखोगे लेकिन पहले बिग पिक्चर होना चाहिए। उस बिग पिक्चर में बिकॉज़ यूएस रिटर्न्स फॉर द तो मतलब मैंने मतलब वो थोड़ा मैक्रो ड्रिवन चल रहा है। राइट, इंडिया माइक्रो ड्रिवन कि ये स्टॉक अच्छा है कि वो स्टॉक अच्छा है। यूएस एटलीस्ट हमारा फंड जो है वो मैक्रो ड्रिवन चल रहा है। राइट, तो लास्ट 2 ईयर्स में इतने ज़्यादा पैसे बने फंड के भी और यूएस मार्केट के भी कि इवन नेचुरली उसमें लगा कि थोड़ी करेक्शन हो सकता हो है बिकॉज़ सकती है। एवरीथिंग वाज़ टू मच। एंड फ़रवरी में भी ये बातें हो रही थी कि टैरिफ होगा, पता नहीं था कितना होगा। सेकंड की डोज होगा, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कटेगा। अब लेकिन अब कह रहे हैं कम कटा है बट उस वक़्त। थर्ड था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ फायर होंगे एंड लास्ट 3-4 साल में मोस्टली जो न्यू जॉब्स हुई, वो गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर्स में हुई। तो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग करी। राइट, आफ्टर कोविड यूएस ने बड़े पैसे खर्चे। और फोर्थ था कि आप इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल रहे हो। तो उससे क्या है, वो दे आर आल्सो वर्किंग समवेयर, वो वहाँ की कॉस्ट को कुछ कर रहा है, कोई शॉप में काम कर रहा है, कुछ तो कर रहे थे। तो उससे भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। तो उससे ये था कि भई अब ये इन्फ्लेशन कैसे कम होगी? तो उस वक़्त ये थोड़ा सोचा था कि इतने टैरिफ की बातें हो जाएँगी कि 150% टैरिफ पे पहुँच जाएँगे लोग। उस वक़्त तो था कि 10-20% टैरिफ लगेगा इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और चाइना पे लगा देंगे 40%, उसका भी मतलब क्या एग्जैक्ट है, बट इट इज़ नॉट पॉजिटिव। राइट, अब उसके बाद वो बड़ी गिरी और फिर काफ़ी रिकवर भी हो गई है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम अब ज़रूरत है कि यार आराम से बैठते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसलिए यूएस को ऐसे मत लें। इंडिया में क्या है, इंडिया की स्टोरी है कि इंडिया की कई सेक्टर्स जो है इन व्हिच वी हैव बीन इन्वेस्टेड फॉर सो मेनी इयर्स, जैसे एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक हमने 2018 से है हमारे पास। ओके, अब इन सब की हमें समझ ज़्यादा है, इन कंपनीज़ की, इन वैल्यूएशंस की, इन स्टॉक्स। एचडीएफसी बैंक तो 95 से है हमारे पास। सो इन सब में क्या है कि इंडिया में हमारे एनालिस्ट भी 15 तो हमारी टीम है, वहाँ पे हम 2-3 बंदे करते हैं यूएस वाले में, जिसमें मैं तो ओके, 10% काम करता हूँ। सो करेक्ट, वो डिफरेंट स्टाइल है, उस फंड से मत कंपेयर कीजिए। लाइक अ नॉर्मल इंडिया ओरिएंटेड फंड अगर आप कंपेयर करें, तो इंडिया को रिलेटिव कोई डिसएडवांटेज नहीं हुआ, रिलेटिवली। ओके, तो हम जैसे पहले कर रहे थे, हम वैसे चले जा रहे हैं अपना कि जो-जो सेक्टर्स हमें पसंद हैं और पसंद है उसमें हमारे काम चले जा रहा है, मतलब इट्स अ डिफरेंट करेक्ट। स्टाइल। इस इससे सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब आप इंडिया में स्टॉक स्पेसिफिक जाते हो आप बॉटम अप अप्रोच से, तो वहाँ पे आपका थोड़ा बहुत कुछ मेथड रहता होगा कि ये स्टॉक अभी अच्छा लग रहा है तो इसको और एनालाइज़ करते हैं आपकी टीम करती है। तो क्या प्रोसेस होता है वहाँ पे? वो हाँ, वो बताने वाली बात है। सो क्या है कि हमारा मॉडल थोड़ा अलग है बाकियों से, कि हम कहते हैं कि वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग
इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, बिकॉज वेरी लॉन्ग टर्म में आपको कि वो मैनेजमेंट कितनी अच्छी है या वो बिजनेस के पोटेंशियल कितना अच्छा है, आप 15-15 20-20 साल का नहीं समझ सकते, क्योंकि वो कहने में लगता है कि हम ना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको क्या पता कि क्या होगा, उसको भी क्या पता जो मैनेजर है, जो ओनर है कंपनी का, बिकॉज वो भी बेचारे सारे इक्वली मेहनत करने आते हैं, फिर कोई चल जाता है, कोई नहीं चल पाता। एंड उसके बड़े एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स की जब डेथ हुई 2011 में, तो उसकी नंबर 1 होल्डिंग वाज नॉट एप्पल, उसकी नंबर 1 होल्डिंग थी डिज्नी। उसके पास $6 बिलियन का डिज्नी था, बिकॉज ही हैड सोल्ड पिक्सार। पिक्सार उन्होंने डिज्नी को बेचा, तो डिज्नी के 6 बिलियन के शेयर मिल गए। राइट। अब आपको 2011 में या 10 में क्यों नहीं पता था कि एप्पल, मेरी अपनी कंपनी, तो 3 ट्रिलियन की बन जाएगी एक दिन। राइट। तो मैं अपने डिज्नी के शेयर बेच देता हूँ हल्के हल्के, और एप्पल भी जाते हैं हाथों जितने, एप्पल ले लेता हूँ। क्यों नहीं पता आपको? क्योंकि किसी को नहीं पता। तो जैसे नेटफ्लिक्स जो ओनर्स हैं, जब कंपनी उसकी, अब आजकल उसकी मार्केट कैप 400 बिलियन से ऊपर है नेटफ्लिक्स की, तो जब उसकी मार्केट कैप 50 मिलियन थी, बिलियन थी, मिलियन, तो वो गए एक और कंपनी के पास, ब्लॉकबस्टर के पास, कि ये नेटफ्लिक्स हमारा खरीद लो। ब्लॉकबस्टर क्या करता था? वीडियो रेंटिंग, जो वीडियो रेंटल होते थे। राइट राइट राइट। सो ब्लॉकबस्टर मुझे नहीं चाहिए। तो द पॉइंट इज, नेटफ्लिक्स वाले को नहीं पता था कि मेरी 50 मिलियन की कंपनी 400 मिलियन की होगी। राइट। ब्लॉकबस्टर वाले को नहीं पता कि ये जो मैं 50 मिलियन में रिफ्यूज कर रहा हूँ, ये 400 मिलियन होगी। राइट। ब्लॉकबस्टर को ये नहीं पता था कि मेरा बिजनेस हीरो होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता। करेक्ट। तो हम कहते हैं ऐसे। आई थिंक सर आपकी बहुत एक फेमस लाइन भी है ना इस पे कि कोई भी कुछ नहीं जानता। Nobody knows anything about Yes. anything beyond a point. राइट। किसी को किसी पॉइंट पे बहुत ज्यादा नहीं पता, काफी सारा पता है लेकिन बिल्कुल नहीं पता। सो हमारा फॉर्मूला क्या है? आप 2-3 साल के व्यू से बात करो। ओके। अगले 2-3 साल कैसे है? अगले 2-3 साल में एक तो है कि मैनेजमेंट जो मिल रहे हो वही मैनेजमेंट है। ये नहीं कि 15 साल में वो कौन सी मैनेजमेंट आएगी, हमें क्या पता। सेकंड है, कौन से कंपटीटर पैदा होंगे हमें नहीं पता, कौन सी टेक्नोलॉजीज चेंज होंगी हमें नहीं पता, कौन से गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होगी, इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे, मार्केट प्रेफरेंस चेंज होगी, ये वो। लेकिन अगर आपको पता है कि ये सेक्टर बंद होने वाला है, फिर आप 2-3 साल का व्यू मत लो। जैसे हम कहते हैं कि मल्टीप्लेक्स थिएटर जो है वो बंद हो या ना, बंद तो नहीं होंगे, लेकिन उनको डिसरप्ट कर दिया है ये ओटीटी ने। आपके नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम। यस यस। तो आप 10% भी अगर लो, हम पिक्चर देखें 10% सिर्फ, 10% तो पक्का, क्योंकि आपका टाइम ही उतना ही है। अगर आपने एक मूवी देख लिया, अब एक और मूवी कैसे देखोगे, चाहे आप उतनी मूवी हो। करेक्ट। टाइम भी तो एक शो है ना, कंस्ट्रेंट। तो अगर आपने खाली 5-10% लोगों ने पिक्चर देखना बंद कर दिया, जो कि बड़ा आसान है, आपके 3 साल की ग्रोथ गई। क्योंकि ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ होती है पॉपुलेशन से, बाकी तो हर साल कोई मूवी हिट होती है, कोई हिट होती है। करेक्ट। सो अब वो आपको पता है डिसरप्ट हो गई, फिर 6 महीने की बात मत करो कि अरे अभी तो पिक्चर आने वाली है, अभी तो वो कौन सी वाली पिक्चर है वो जिसमें वो करता है, क्या नाम है पिक्चर का? पुष्पा 2। वो जो हीरो ऐसे करता है, पुष्पा 2। वो पुष्पा 2 आने वाली है, इसलिए मैं थिएटर की वो मतलब मल्टीप्लेक्स कंपनी, ये सब बकवास नहीं करनी। बट मोस्टली क्या होता है, आपको नहीं पता होता। तो अगर आप 2-3 साल का व्यू लोगे तो यू कैन एनालाइज इट बेटर वगैरह वगैरह। सेकेंड थिंग इज, शुरू कैसे किया जाए गेम को? ये 500 कंपनियां हैं और हमें 40-50 कंपनियां चाहिए, तो हम कहते हैं पहले रिजेक्ट करो। ओके। पहले रिजेक्ट करो। बात वही हो जाती है, 500 कंपनियां हैं, या तो आप गंदी कंपनी रिजेक्ट कर दो या अच्छी कंपनियां खरीद लो। लेकिन अच्छी का डेफिनेशन के लिए गंदी का डेफिनेशन बड़ा आसान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोले कि ये कंपनी बड़ी महंगी है, बड़ी हाईली वैल्यूड है, 1 लाइन में भी इनफ टू से मुझे नहीं चाहिए। आपको ये जरूरत नहीं है पूछने की वो कंपनी करती क्या है। अगर आप मेरी बात मानते हो कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो देयर नो लॉजिक फॉर यू टू आस्क मी। आप अपने शौक के लिए पूछ सकते हो, लेकिन इफ यू ट्रस्ट द अदर गाय। राइट। लेकिन अगर मैं पूछूं, अगर मैं बोलूं कंपनी फेयरली वैल्यूड है, देखा लेकिन करती क्या है, तो आप कहोगे ये करती है। ओके, मुझे मैनेजमेंट कैसी है? अगर मैं बोलूं मैनेजमेंट चोर है, आपको बाकी क्या इंटरेस्ट है पूछने में? वैसे फैक्टर्स, ओनली 1-2 फैक्टर से आदमी रिजेक्ट कर देता है। राइट। एम्प्लॉय को एनालाइज कर रहे हो, एम्प्लॉय चोर है, कहानी खत्म हो गई। अगर एम्प्लॉय नहीं चोर है, इसकी क्या वैल्यू इस बात की कि एम्प्लॉय जी हमारा चोर नहीं है, वो उसको ही इज नॉट सपोज टू बी अ चोर। आप कहो जी हमारा एम्प्लॉय बड़ा हार्ड वर्क करता है, तो इज अ गुड एम्प्लॉय। आप कहोगे ना, हमें क्या पता रिजल्ट्स भी आते हैं कि नहीं आते। राइट। हम कहे
वो हार्ड वर्क ही नहीं करता, पर बड़े कम लोग बोलेंगे रिजल्ट आ जाते हैं क्या? वो कहेंगे हार्ड वर्क नहीं करता, हमें ऐसे बंदे नहीं चाहिए काइंड ऑफ राइट, कि या राइट। आपको एम्प्लॉयी वुमेन को हरास करता है, हुँ, खत्म हो गया। आप ज़रा पूछोगे वो टाइम पे ऑफिस आता है क्या? ओके फिर यू डोंट राइट, केयर अबाउट करेक्ट, नहीं, नहीं, नहीं वो बड़ा अच्छा एम्प्लॉयी है, वो हरास नहीं करता। तो आप बोलो उसका मैं क्या करूँ? तो ये हमारे इंडिया में क्या होता है, उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक है या अच्छी है। अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? यू आर सपोज्ड टू हैव अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस। राइट। बेसिक है वो तो। हाँ, वो तो बेसिक चीज़ है। तो गंदी चीज़ें हटाओ। राइट, तो गंदे में फ़ायदा क्या होता है? ट्रेड ऑफ नहीं करना पड़ता। दैट मीन्स अगर आपको महँगा लगता है स्टॉक, आप ये ज़्यादा फ़िक्र मत करो कि मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है। छोड़ो ना 2 साल के लिए वो नहीं चलने वाला, उसके बाद फिर देख लेंगे। या आप कहो कि मैनेजमेंट बड़ी चोर है, तो ये मत एनालाइज़ करो, वो तो डिस्काउंट हो गया, वो तो पी देखो खाली 4 है। अबे चोर है, छोड़ो उसको आगे चलो। करेक्ट, सो वी हैव दीज़ 8 फैक्टर्स जिससे हम रिजेक्ट करते हैं। राइट, वो 8 फैक्टर्स हैं, एक तो इंडस्ट्री कि उसमें जैसे पहले टेलीकॉम में होता था 5-6 साल। हुँ, तो 10 कंपनियाँ कम्पीट कर रही हैं। अब आप बोलते रहो कि एंड में तो भारतीय विनर होगा, वो एंड में होगा लेकिन वो मैं 6 साल क्यों वेट करूँ एंड की? तो हमने क्या किया, हम 2002 में वी वर अलायंस की तरफ से आई वाज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन भारती फ्रॉम द म्यूचुअल फंड साइड, राइट, अलायंस म्यूचुअल फंड था। हुँ, उसके बाद हमने हीलियोस में जॉइन किया, हीलियोस में भी भारती ले लिया फिर। हुँ, फिर 5 में 2005 में जब हमने शुरू राइट, फिर 11 या पता नहीं 11-12 में जब बड़ा कॉम्पिटिशन हो गया और वो कहते हैं नहीं एंड में तो भारतीय विनर होगा। हमने कहा एंड में होगा तो हमें फ़ोन कर देना, हम एंड से 2 घंटे पहले आ जाएँगे, तो हमने भेज दिया। हमने क्या ऐसे फालतू काम नहीं करते। फिर 2019 के बाद से हमारे पास है नॉन स्टॉप कंटीन्यूअस बिकॉज़ तब तक वो खत्म हो गई, 2 रह गए थे राइट, या जी, ढाई जियो और भारती, राइट, ढाई, ये थोड़ा ढाई हमारा रह गया था। पर पॉइंट इज़ ये बीच में 4-4 साल हम नहीं निकाल सकते। आजकल हमें लगता है ये स्टोरी है ऑटो बट नॉट टू व्हीलर, फोर व्हीलर में। हुँ, उसमें लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसमें टेक्नोलॉजी की लड़ाई चल रही है, उसमें इन्वेस्टमेंट चल रही है, किसी को नहीं पता कितना ईवी, कितना क्या कॉस्ट का कार का ईवी, क्या इम्पोर्ट ड्यूटी, क्या टैरिफ, हमें मत बोर करो अभी, हमें नहीं चाहिए। सो सेक्टर, सेकंड हमें जैसे सेक्टर में नहीं पसंद, जैसे गवर्नमेंट इज़ अ बिग कस्टमर। ओके, ये इंफ्रा टाइप में पहले हम सोचते थे इंफ्रा इज़ वेरी गुड, इंडिया नीड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बगैर ग्रो करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर ग्रो नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पैसों से ना ग्रो कीजिए क्योंकि हमें भरोसा नहीं है आपका। क्योंकि राइट, किसी की लैंड अटक जाती है, किसी की पेमेंट अटक जाती है, किसी की गैस अटक जाती है, वो सब हमें नहीं करना है। तो अब आप देखो क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं इंफ्रा खरीदने बट रेडीमेड इंफ्रा लेते हैं वो। जब रोड तैयार हो गई, टोल रोड तैयार हो गई, फिर वो कहते हैं चलो भाई एन्युटी की तरह हम ले लेते हैं या कोई पावर प्लांट या कोई हुँ, बिल्डिंग। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन भी लेने नहीं आते हैं, लेकिन बिल्डिंग तैयार हो गई है रेंट पे, या चलो जी लीज रेंटल पे ले हमारे को लेते दे हैं, दो कहीं, वो राइट, रीट में दे दो। हुँ, सो वो अब हमें भी नहीं चाहिए, तो ऐसे हमने कर लिया। फिर है कि वेरी एक्सपेंसिव नहीं चाहिए, ओके, वेरी एक्सपेंसिव उसमें हमें बाकी बातें मत बताना कि इसमें टैम बहुत बड़ा है, इसकी मार्केट बहुत बड़ी है, वो जब अपने आप देखेंगे। सो ऐसे करके हमने 8 फैक्टर्स निकाले हैं, जो आपको मिल जाएँगे कहीं। तो जो उनमें पास हो गया, उसके बाद उसको लेने की कोशिश करेंगे। ओके, उनमें से फिर ढूँढेंगे अच्छी चीज़ें, पहले खाली गंदा चीज़ हटा रहे हैं। दैट इट शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, इसका ये नहीं मतलब वो चीप है। इसका मतलब एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि अगर राइट, कोई चीज़ एक्सपेंसिव नहीं है डज़ नॉट मीन कि चीप है, इट कुड बी कि ठीक है। हाँ, सो इन सारे फैक्टर्स एकदम उल्टे नहीं हो जाते कि अगर गंदी कंपनी नहीं है तो अच्छी है, ये नहीं होता। गंदी नहीं है तो कई फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम कहते हैं गंदी नहीं होनी चाहिए। गंदे हुँ, का ऑपोज़िट अच्छा नहीं है, गंदे का ऑपोज़िट है नॉट गंदा, नॉट गंदा, नॉट बैड। उसका मतलब राइट, ठीक है, मतलब इसमें कोई लड़ने की बात नहीं है, बाकी चीज़ें ढूँढते हैं। सो हर फैक्टर गुड भी नहीं होता, बट एवरी फैक्टर हैज़ टू बी नॉट बैड। राइट, सो नॉट बैड इज़ ऑल्सो गुड। बैड नहीं होना चाहिए। बैड का मतलब है इन योर फेस, किसी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें पता है करी है, किसी की अकाउंटिंग खराब है। जिसकी अकाउंटिंग खराब नहीं है डज़ नॉट कि वो दूध का धुला है। बट वो भी चलो ठीक है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा लड़ाई की बात नहीं है। उसने जो किया है हमें भी समझ है और वो कई लोग करते हैं, चलो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे ईसॉप्स वगैरह हैं, अब आपको ईसॉप डाले नहीं है, हम कहते हैं ठीक है यार, कोई नहीं डालता ऐसी इंडस्ट्री में, इसमें लड़ाई की बात नहीं है, उन्होंने आपको नंबर बता दिए हैं, आप अपने आप डाल लो। राइट, बट जो हेरा-फेरी कर रहा है, जो मिसरिप्रेज़ेंट कर रहा है, जो सर्कुलर ट्रेडिंग तो नहीं, मतलब जो भी इक्विवेलेंट वर्ड है वो कर रहा है, अपने रिलेटेड पार्टी से कर रहा है, वो सब चीज़ें पहले तो आउट करो ना, राइट, साफ-सुथरी करो। करेक्ट। सो इस प्रोसेस का सर आपने कोई नाम दिया है या फिर कोई एक्रोनिम दिया है कि आप इसको किस नाम से बुलाते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में? प्रोसेस का नाम है जी एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग। ऐसे प्रोसेस का नाम है सिंपल, एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग। राइट, बिकॉज़
द लॉजिक इज बिग पिक्चर लॉजिक नहीं बताई। तो अगर 500 स्टॉक है इंडेक्स में और मेरा काम है टू बीट द इंडेक्स रिटर्न, क्योंकि मेरा एज अ फंड एक्टिव फंड मैनेजर का काम है इंडेक्स को बीट करना है, इंडेक्स जो भी करे वो बात की बात। हम्म, सो जो इंडेक्स का रिटर्न है इन 500 स्टॉक के एवरेज से बना है, तो ब्रॉडली स्पीकिंग वो इंडेक्स रिटर्न उन 500 के प्लस माइनस मिडल में ही आता है, क्योंकि 500 स्टॉक है, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, लार्ज स्मॉल, ये वो सबका एवरेज ले लिया आपने। राइट। उसको मार्केट कैप से वेट भी करता है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता खास, वो घूम फिर के आधे पे आता है। दैट मीन्स अगर आप 1-2 साल का व्यू लो, मोटा माटी आधे स्टॉक्स डू बेटर देन द इंडेक्स, आधे स्टॉक्स डू वर्स देन द इंडेक्स, तभी वो इंडेक्स का रिटर्न बना। अभी अब लोगों से अगर ये क्वेश्चन किसी से पूछ लो, आप बेस्ट फंड मैनेजर से पूछ लो जिसने मेरा वेबिनार ना देखा हो, उससे पूछो हाउ मेनी स्टॉक्स बीट द इंडेक्स, कहेगा 20%, 10%, क्योंकि वो बात करते हैं 20-20 साल के ट्रैक रिकॉर्ड की। 20-20 साल में 10% स्टॉक ही बीट करते हैं, क्योंकि वो आधे वो बीच में खत्म हो जाते हैं, कोई कुछ हो जाते हैं, कोई 3 साल चलता है फिर चौथे साल फंस जाता है। तो जब आप 20 साल जाते हो, एक तो स्टॉक्स बड़े कम रह जाते हैं जो विनर हैं, और एक इंडेक्स भी चेंज होता रहता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिलेट, क्योंकि इंडेक्स ही आप चेंज कर दे तो मैं कैसे कंपेयर करूं। लेकिन 1-2 साल 2-3 साल में क्या अरिथमेटिक्स चलती है कि अगर वो इंडेक्स का वेट बनना है, इंडेक्स का ये रिटर्न बनना है, वो हो ही नहीं सकता कि उस इंडेक्स की एक तरफ 10% स्टॉक हो और एक तरफ 90% स्टॉक हो, फिर वो एवरेज कैसे बना। तो वो एवरेज हमेशा मिडल में आ जाता है। 30-40% हो पे जो, सॉरी सर कंटिन्यू। हाँ, मतलब एक्चुअल नंबर इज 45%, क्योंकि लार्ज स्टॉक्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, बट ब्रॉडली 45% स्टॉक्स बीट द इंडेक्स एवरी ईयर। तो अगर मैं 1-2 साल का व्यू लूं, तो मेरे को पहला खाली ये बेट लेनी है कि तू भाई इंडेक्स के इस तरफ है कि इंडेक्स के इस तरफ है आगे। तो मेरी पहली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग राइट हाफ हो गई कि चलो हाफ तो वैसे ही मेरे तो कैसे भी आ जाएगा। अब मैं अगर 6-7 फैक्टर लगाऊंगा, ये महंगा तो नहीं है, गंदी हिस्ट्री तो नहीं है, अपनी के रिजल्ट ठीक है, ऐसे चेकलिस्ट बना लो, तो वो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ऑन द करेक्ट साइड ऑफ द इंडेक्स 10% बढ़ गई, तो मेरा काम हो गया। करेक्ट। अब जनरली सर लेकिन ये अगर आप स्ट्रेट वैक्यूम में जाओ, स्ट्रेट वैक्यूम में जाओ, ये कंपनी मुझे मैनेजमेंट मिली, उसकी मैंने आईज में देखा, मुझे प्रमोटर का ऐसा लगा, वो सारे लगते हैं। आज तक कोई प्रमोटर नहीं मिलता जो ना लगता हो पहले पहले। अब जैसे हमने बजाज फाइनेंस खरीदा था 2011 में, अब वो सिटी बैंक से आया था राजीव बजाज, तो उसमें क्या बात है, हर आदमी किसी बैंक से आया होता है, करेक्ट बात है। बट लेकिन एक चल जाता, हमने कहा ये सस्ता पड़ा है, मैनेजमेंट के ग्रुप भी ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कहते बहुत बढ़िया, हम कहते हैं इसमें कोई खराबी नहीं है। बराबर। तो खराबी नहीं, चलो 2% ले लेते हैं। लेकिन जो कहते हैं यार उसकी मैंने चमक देखी, फेस पे लाल देखा तो मैंने 10% लगा दिए, ये सब नहीं चलता लाइफ में, ये मेरा कहने का मतलब है। कि इंडस्ट्री का टेलविंड ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। वो हाँ, ये सब चीजें भी होती हैं, और फिर एक की लक होती है। इसलिए हम एक तो वेरी फ्यू स्टॉक्स में बिलीव नहीं करते कि 5 स्टॉक ले लो जी, 10 स्टॉक ले लो, क्योंकि लक बड़ा फैक्टर है। सारे लोग उतनी उसी पढ़ाई से आते हैं। जैसे हम सबको बोलते हैं हमने एचडीएफसी बैंक 95 से लिया हुआ है। अब हम आपको ये नहीं बता रहे हैं कि हमने 96, 98 में 2-4 और बैंक भी लिए होंगे तो हम बंद हो गए। करेक्ट। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, सेंचुरियन बैंक, क्योंकि हमें भी नहीं याद कि हमने लिए थे, क्योंकि वो आए पिटे आए 10-20% गिरे होंगे, हमने कहा भागो और खूब लड़ी। तो जो चल गया वो चलता रहा, उसको आपने होल्ड करते रहे। क्योंकि आप जब 10 स्टॉक लोगे, 3-4 ने वैसे ही डुबाना है और 3-4 ने हीरो बनाना है। लेकिन पहले पता नहीं ना कौन से हैं, सारे सेम पढ़ाई लिखाई बैकग्राउंड, सिटी बैंक, बैंक अमेरिका से आए हैं। फिर आप चलते जाओगे, जो इरिटेट करता जाएगा, किसी को किसी लेवल पे आउट कर दोगे, किसी पे एवरेज करोगे, फिर आगे चलो। ये है स्टोरी, ये नहीं है कि हमने 5 स्टॉक ले लिए जी अब हो गया हमारा काम। तो ऑल द टाइम यू नीड मोर स्टॉक्स देन विल वर्क, एंड देयरफॉर शुरू में आप कम वेट दो स्टॉक्स, एंड देन हाउ दे ग्रो यू ग्रो विद देम। राइट। आई थिंक सर बहुत कम फंड मैनेजर ऐसे हैं जो सीधा-सीधा बोल देते हैं कि लक भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी अपनी लज में देख रहे हो कितनी अच्छी लज चल रही है। पर सर कोई एक्सेप्ट नहीं करता। जब अच्छा होता है तो सब कहते हैं कि हमारे इंटेलिजेंस से अच्छा हुआ, जब खराब होता है तो शायद लक को बोल देते हैं। नहीं जोड़ेंगे पर लग तो है ही। राइट, राइट। सर तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रिटेल इन्वेस्टर्स का जनरली ये होता है कि जैसे आपने कहा कि जैसे-जैसे जो जीतता जा रहा है उसको हम और आगे लेके जाते हैं और जो हारता जा रहा है उसको एलिमिनेट करते जाते हैं। लेकिन बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वो लोग वो जो हारे हुए से भी उतने ही अटैच रहते हैं और जीते हुए को शायद कम कुछ हद तक बेच देते हैं। Agree. तो फिर इसलिए जब आप हारे हुए को एलिमिनेट कर रहे हो, उसके लिए फिर आप
हम जीतते हुए में ज्यादा पैसे नहीं डाल रहे हैं, हम ऑल टॉप ट्राई कर रहे हैं। करेक्ट। तो वी हैव मेड इट अ मिक्स ऑफ टू पोर्टफोलियोज। ओके। ठीक है, हाई कॉन्फिडेंस रीजनेबल रिटर्न। ओके। चाहे वो शुरू में हमने सोचा होगा कि बड़े रिटर्न बनेंगे, जैसे एचडीएफसी बैंक है, अब हम वो उस लेवल का रिटर्न थोड़ा बनेगा जो कोई नए तड़कते भड़कते स्टॉक में बनेगा। राइट। लेकिन आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए। सारे स्टॉक हर वक्त छोटे नए ये नहीं हो रहा। कई स्टॉक आपके चल गए या आपने चले हुए लिए, दूसरे के चले हुए लिए, लेकिन वो हमारा 40-50% उन स्टॉक्स में होता है जिसमें हम कोई 25% रिटर्न नहीं बनाने वाले हैं एक स्टॉक में, लेकिन वो मार्केट से 2-4% ज्यादा हो जाए तो काम हो जाएगा। जैसे मार्केट मोटा माटी हम सोचते हैं 13-14% बढ़ेगी, आप 15-20 का सपना दिखा दो तो हम कहते हैं ठीक है, बट स्टेडी वेल नोन कंपनीज। और दूसरी कंपनियां जो छोटे छोटे ले रहे हैं 2-2% के, जैसे हमने जोमाटो लिया था 2%, पेटीएम 1.5%, लेकिन वो गलत गंदे गंदे टाइम पे लिया था। लाइक पेटीएम की प्राइसिंग 500 रुपए, 2000 से 500 हो गया था, लेकिन फिर भी ये नहीं हम कहेंगे अब हमें सब समझ आ गई है अब इसको 10% ऑफ द फंड ले लो, नहीं ना ना। तो अब आप डरते डरते 1-1.5% लोगे कि देखते हैं क्या होता है, अब ठीक लग रहा है। जोमाटो ने लिया था 52 रुपीज में, लेकिन हम ऐसे स्टाइल नहीं है जो दूसरे फंड का है कि 9% ऑफ द फंड जोमाटो, नहीं ऐसे काम नहीं होते हमारे से, हमसे हिम्मत ही नहीं होती। 2-2% से काम होते हैं, फिर अगर वो बढ़ जाए फिर आप उसको दूसरे कैंप में डाल सकते हो। सो पहला है हाई कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आता है, रिटर्न रीजनेबल है। राइट। दूसरा है रीजनेबल कॉन्फिडेंस, और चल गया तो रिटर्न हाई। करेक्ट। तो इसलिए इसमें क्या है कि जो हमारा नहीं, हम सेकंड ग्रुप में तो हमारे आधे चलने ही नहीं है या 20% चलने ही नहीं है, क्योंकि हम छोटे छोटे 2-2% ले रहे हैं। जो चल गया है उसमें आधा 1% और जोड़ दो, फिर लगे उसको अपने आप छोड़ दो, अपने आप करो भैया, तूने जो करना है, हम तो नहीं ढूंढने जा रहे हैं। बिकॉज द रिटर्न इज मेड इन द डिस्कवरी, लेकिन स्टेडीनेस चाहिए वो पहले वाले ग्रुप से, राइट। जो गंदे टाइम में बहुत दुखी नहीं करता। जैसे आजकल हमें एचडीएफसी बैंक दुखी नहीं कर रहा आजकल गंदे टाइम में, एचडीएफसी बैंक आई थिंक ऐसा। दुखी कर रहा था, अच्छे टाइम में दुखी करता था, बट राइट। प्रीवियसली अच्छे टाइम में भी दुखी नहीं करता था। सो यू नीड ऑल दिस कॉम्बो, ताकि आप रोज शाम को खुश रह के नेटफ्लिक्स देख सको। ये नहीं कि रोज शाम हाय मर गए कल सुबह की वेट करो, ऐसे नहीं करना। रोज शाम को शांति से सोना है। और एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे प्रॉफिट्स उनका स्टेडीली ग्रो होते रहता है, शेयर प्राइस फिर एक पॉइंट के बाद वो प्रॉफिट्स को रिफ्लेक्ट करके बढ़ जाता है, जैसे अभी के कुछ दिनों में। पहले ग्रुप में विच इज हाई कॉन्फिडेंस रीजनेबल रिटर्न, उसमें कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? उसमें कॉन्फिडेंस आया बिकॉज वो स्टॉक्स आर नाउ वेल नोन एंड उन्होंने काफी साल अच्छा परफॉर्म किया है, तो एवरीबडी नोज अबाउट दोस कंपनीज। उसमें आप कोई डिस्कवर नहीं कर रहे हो, आप चूज कर रहे हो। करेक्ट। तो चूज करने में आपको क्या रिटर्न मिलेगा? आपको मिलेगा जो उसकी अर्निंग ग्रोथ है वो मिल जाएगी। करेक्ट। उसमें जो पहले से महंगा था वो तो हमने अपने रिजेक्शन में निकाल दिया, एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग में। तो ये महंगा नहीं था, मतलब ठीक ठीक था फॉर ओके ओके रिटर्न। आई मीन अर्निंग शुड बी मोर देन मार्केट एक्सपेक्टेड एटलीस्ट, ताकि आपको सबसे मुझे अर्निंग ग्रोथ दे दियो। तो उसमें अर्निंग ग्रोथ ही मिलनी है। उसमें एक्चुअली सेलिंग का ट्रिगर ही होना चाहिए कि आपकी अर्निंग ग्रोथ हो रही है 15-20%, आपने 40-40% को हर साल ग्रो कर जाते हो। हमारे पास भी ऐसे स्टॉक थे, राइट। राइट। में पेज और टाइटन और एशियन पे, ये सब ग्रोथ कुछ होती थी, रिटर्न कुछ होता था। तो शुरू में तो आप खुश हो जाओगे कि चलो हमें क्या है, हमारे पास स्टॉक है वो अर्निंग से, बट आफ्टर सम टाइम कहते हैं ये चलेगा नहीं, इतना इतना चल नहीं सकता। इसको भी हम 1 मिनट में नहीं बेचते, उसको भी हम कहते हैं हमें आइडेंटिफाई हो गया कि हमें पसंद नहीं है ये। राइट। जिस दिन ये 1-2 महीने के लिए अंडर परफॉर्म करेगा उस दिन हमें समझ आ गया बहुत हो गया, लेकिन उससे पहले हमें क्या है, चल रहा है चल भाई तू, बट इन योर हार्ट यू हैव गिवन अप ऑन इट। राइट। ये रिटर्न ग्रोथ होती है 15% अर्निंग की, कि फिर 30% बढ़ गया, फिर 30% बढ़ गया, फिर तीसरे साल में कहते हैं बहुत हो गया भैया। बट दैट ऑल्सो यू डोंट हैव टू सेल इन 1 मिनट, बट नाउ यू आर वॉचिंग इट कि अगर वो 1-2 महीने भी उसने मार्केट को अंडर परफॉर्म किया, दैट मीन्स अपनी पीक पे पहुंच गया है। करेक्ट। और आप देख लो, ये लास्ट ईयर टाइटन बेचा था यार, बहुत ज्यादा हो गया, कोई और लॉजिक नहीं थी, वो 1.5 साल से चला ही नहीं। बट एक आध तो इसमें चल भी जाएगा, कई कई स्टॉक्स होते हैं वो चल जाते हैं, हम सोचते हैं लो चल जाएगा, तेरी किस्मत है। 250 स्टॉक है 500 में से जिन्होंने हमारे इंडेक्स को बीट करना है, तो अब एक मिस हो गया तो दूसरा मिल जाए भगवान के उससे। तो भाई ये स्टडी एक डेटा पे मैं भी कर रहा था, तो देखा था कि पहले के कुछ सालों में ब्रिटानिया हो गया, पेज इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब में पीई एक्सपेंशन की वजह से ही प्राइस बढ़ा था। अभी एक्सपेंशन के पैसे होते हैं पहले, हाँ। बट वो लिमिट हो जाते हैं, बल्कि डी रेटिंग के चांस हो जाते हैं। डी फॉर फिर उसके बाद हाँ, उसके बाद उसके बाद अर्निंग्स बढ़ रही है, लेकिन फिर भी पीई क्योंकि आप जैसे कह रहे हो कम हो रहा है, तो प्राइस कम हो रहा है,
तो फिर मतलब नॉर्मल लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि ये फेज में तो अर्निंग्स बढ़ रही है अच्छे से, फिर भी प्राइस गिर रहा है क्योंकि पीई पहले बहुत एक्सपैंड हो गया। एपी बहुत, तो अब क्या है कि किसी को थंब रूल एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने भी होता है ये, बट जब 50-60 पी में पहुंच जाओ छोड़ देना चाहिए इस सेक्टर में। फिर वो बढ़ भी जाएगा, बढ़ने तो अगले साल, मतलब वो फिर बियॉन्ड लिमिट वो नहीं हो सकता काम। अब 10 में से एक हो भी गया तो अब हमें क्या पता कौन से वाला होगा जो। सो हमारे सारे थंब रूल यही हैं, मतलब थंब रूल नहीं कहना चाहिए हमें, जो हमारे फैक्टर्स हैं कि वंस इन अ वाइल गंदी कंपनियां भी चलती हैं और मोस्टली नहीं चलती। वंस इन अ वाइल महंगे स्टॉक भी चलते हैं बट मोस्टली नहीं चलते। चलते हैं। वंस इन अ वाइल पुअर एक्सपेक्टेड रिटर्न, जैसे आजकल हम कहते हैं टेक, आप स्टोरी 2% ग्रोथ की बोल रहे हो, उसमें क्या कोई बनाएगा और क्या खाएगा, लेकिन कोई फिर भी चल जाएगा एक आध, पर मोस्टली नहीं चलते। करेक्ट। मोस्टली का काम हो रहा है ना, ये स्टैट्स का काम हो रहा है। वो टेक के नाम पे फिर भी चल जाए 2 महीने 4 महीने 5 चल भी रह के जाएगा तो फिर 99% नहीं चलेगा, बट अगर बाद 10 में 5 20% नहीं चलेगा, बट अगर चल गया तो उसकी किस्मत है, अब हम क्या करें उसके बारे में। करेक्ट। यू ऑल्सो डोंट नो अहेड ऑफ टाइम कि कौन से वाला फैक्टर इस बार प्ले नहीं करेगा, बट मोस्टली दे प्ले, मोस्टली दे वर्क। तो सर जैसे आपने टेक का बात किया तो ज़ोमैटो वाज़ वन सच कंपनी जो आपने थोड़ा-सा एलोकेशन करके टेस्ट किया कि लो जैसे कि हमारा मॉडल 2% का है, हाँ, हाँ, पहले शुरू में। रीज़नेबल कॉन्फिडेंस और हाई रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन है। तो सर वो कंपनियों को कैसे इवैल्यूएट करते हो जहाँ पे कंपनियाँ खुद का 15 साल का हिस्ट्री नहीं है, 4-5 साल का हिस्ट्री है लिस्टिंग के बाद का? अभी तो तो 2% ले रहे हैं ना, नहीं तो 6 लेते। राइट। अगर हिस्ट्री हो तो चाहिए ना, उसमें आपको किसी तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करना है। तो हमने जस्टिफाई किया कि जो मैं अभी तक जस्टिफाई करता हूँ, आप जो मर्ज़ी कर लो, आपको घर बैठे इंडिया में, पर्टिकुलरली मैं तो दिल्ली का हूँ, दिल्ली में तो आदमी बाहर जाने के लिए मतलब सिर तोड़ दे बाहर जाने से पहले कि मुझे क्यों बाहर जाना है? क्योंकि ट्रैफिक जैम, पॉल्यूशन, गर्मी, ट्रैफिक का पार्किंग, ओहो! वहाँ तो जब मैं इंडिया जाता हूँ किसी को बताता नहीं हूँ दिल्ली में अपने यारों दोस्तों को कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ। क्योंकि कोई मुझे कोई किसी ने बुला लिया गुड़गाँव, ओए होए होए! अब मैं क्या, हाँ, 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 और 2.5 घंटे जाने के, 2.5 घंटे आने के, कंप्लीट मैडनेस। तो और आपने अगर साथ में इंडिया में नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ली हुई, अब आप खाना खाने जाओगे, आपकी एक मूवी मिस हो रही है, ₹800 आपने उसके पता नहीं कितने रुपए इंडिया में लगते हैं वो दिए हुए हैं। सो आई थॉट इट वाज़ वेरी यूज़फुल सर्विस। एंड हमने जब उसका वो ढूँढा कि उसकी वैल्यूएशन उस वक़्त जो भी हो गई थी, आई थिंक 4-5 बिलियन, वो 3-4 साल पहले प्राइवेट इक्विटी में फंड हुई थी उतने पे। करेक्ट, राइट। जब 60-70 रुपए पे आपने लिया था तब की बात हो गई है। हमने 52 पे लिया है। यार 52 70 बोले जा। बाद में तो महँगे भी लिया है, बट जो असली चंक लिया। राइट। सो तो हमने कहा यार ये 4-5 साल पुरानी प्राइवेट इक्विटी की फंडिंग मिल रही है, इसमें क्या दुःख होने की बात है। एंड स्टॉक हैड फॉलन फ्रॉम 1 पता नहीं 60 160 सर। एक्चुअली फॉलन टू 42 एंड यस। देन इट हैड गॉट लिमिट अप। एंड हमने लिमिट अप के अगले दिन लिया, क्योंकि उस दिन उसने कोई अनाउंस की थी मैनेजमेंट ने, बट एनीवे जो भी है। सो पॉइंट इज फिर भी हम 2% ही बात कर रहे हैं ना, तो आपको सारे ऑड्स अपने देखने हैं, बट इट्स नॉट कि आपने लगा दिया कि अब मुझे सब समझ आ गई है, सब को नहीं समझ आती। जैसे हमने इंडियन होटल लिया आफ्टर कोविड। ओके, आईएससी। अब आप इंडियन होटल्स, यस। अब आप कैसे बोलोगे मुझे सब समझ आ गई, कोविड चल रहा है तो सब तो समझ आ ही नहीं सकती। लेकिन आप कह सकते हो कि यार ये 1 महीना पहले प्राइस होती थी 145, दैट्स इन फरवरी ऑफ 2020। यस। 130 140 होती थी, हुँ, परसों का तो गया था 70। राइट। तो मैंने कहा यार 1 महीने में मतलब इतना गिर गया कि अगर ये 5 साल में वापस आ गया, 1 महीने पुरानी प्राइस, तो भी 18% रिटर्न है। ये बड़ा ठीक है, बड़ा बढ़िया रिटर्न है। एंड वो टाटा का ग्रुप है और उसका कोई डेट वेट नहीं है जिसमें वो बीच में मर जाएगा। एंड बाय दैट टाइम दिस वी डिडंट बाय इन 1 मंथ, वी बॉट मे बी 2-3 मंथ्स लेटर, मे बी जून और समथिंग। उस वक़्त उन्होंने बोला कि हमने वो मेडिकल लोग, मतलब ये जो डॉक्टर्स वगैरह जो रहते थे होटल्स में, हुँ, उनके लिए मतलब उनके लिए कर दिया, नर्सेज रह रहे हैं, ये वो कुछ-कुछ बना रहे हैं। एंड लॉस होता रहेगा, लेकिन अब किसी को पता नहीं, कोई वैक्सीन नहीं है। किसी को नहीं पता इंडिया को वैक्सीन मिलेगी, किसी को कुछ नहीं पता। तो अब कितना लोग हैं, मैं चल 1.5% ले लेते हैं यार, देखी जाएगी भगवान का नाम लेके कि गिरा बहुत हुआ है। हुँ, तो दैट्स व्हाट आई मीन। अब लोग यहाँ पे आके हीरो बनते हैं, हमने मार्च में आके पैसे डाल दिए, बट क्यों डाल दिए? क्यों इतनी बड़ी ब्लाइंड खेल रहे थे? हम भी खेल रहे थे ब्लाइंड, बट छोटी-छोटी। ओके, सर्टिफिकेट। ऐड करके तो पूरा 100 हमारा भी होता है, उसका भी 100 हो जाता है। राइट। लेकिन हम एक पद पे नहीं डालेंगे, एक थीम पे नहीं डालेंगे, एक आइडिया पे नहीं डालेंगे, दैट इज़ द डिफरेंस। करेक्ट। और सर जैसे आप ये जो थ्योरी पे आए एलिमिनेशन थ्योरी या फिर रीजनेबल कॉन्फिडेंस और हाई रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन या फिर
हाई कॉन्फिडेंस और रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो आपने पूरा थीसिस बनाया, तो आई एम वेरी श्योर 30 साल की जर्नी में काफ़ी मिस्टेक्स भी आपने करी होगी, देखी होगी अपने अराउंड होते हुए। तो उनमें से कुछ-कुछ चीज़ें जो हाइलाइट कर सको ताकि नए लोग समझ सकें? नहीं, बहुत ही है, बट मोस्टली सब में कॉमन फैक्टर मेरा मोस्टली इंफ्रा में रहा है। क्योंकि पहले हम इंफ्रा को गिनते थे इंडिया नीड्स, इंफ्रा के कारण इंडिया की ग्रोथ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनअवॉइडेबल सेक्टर, बट मेरे जो स्टॉक जिसमें मेरे 50-50% 60-60% गए हैं और अच्छा, नियरली शॉपसी। सारे, एक तो मेरे गए आर्शिया में, ओके, उससे पहले गए होंगे जयप्रकाश में, एक दो में गए हैं। जब फिर उसके बाद हमने और ज्यादा क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट शैनेजमेंट करना शुरू कर दिया, बट पहले क्या था कि आप थीमेटिक बातें करते थे। इंफ्रा तो चलेगा ही। हाँ, तो चले गए यार, इंफ्रा के बगैर कैसे काम होगा। वो डैम बना रहा है, फिर वो आपको डैम ले जाएगा, वो डैम भी इतना इंप्रेसिव है, तो कंस्ट्रक्शन इतनी मुश्किल होती है डैम वगैरह की। राइट। तो आप कहेंगे भाई गॉड यार, बड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे इंडियन बेचारे प्रमोटर लेकिन वो क्या है कि वो किसी पॉइंट में अटक जाते हैं, किसी की प्राइसिंग अटक जाती है, किसी को गैस नहीं मिली, वो जीएमआर को वो नहीं मिला। सो एंड में इंफ्रा बिकेम अ बिग नेगेटिव फॉर अस, एंड इसलिए हमने कहा कि अब गवर्नमेंट रिलेटेड जिसमें गवर्नमेंट कस्टमर हो या गवर्नमेंट का बहुत बड़ा वो नहीं लेते हैं। अब ये फर्टिलाइजर ले लो, ये सब हम नहीं काम करते, जिसमें पूरा कुछ पॉलिसी ड्रिवन हुआ है। राइट, दैट हैज बीन द वन, एंड आल्सो दे वर द मोस्ट लेवर्ड। राइट। सबसे ज्यादा लेवरेज इंफ्रा वगैरह में होती है ना। अब रोड बिल्डर हमने एक लिया था। अब वो क्या होता है कि अगर आपको गवर्नमेंट टाइम पे पैसे दे दे, तब तो आप पूरे फंसे, क्योंकि जैसे ही आपको गवर्नमेंट पूरे पैसे देती है, आप चौड़े होके डबल कर देते हो अपना स्टेक। मतलब हम नहीं, वो कंपनी, वो कंपनी, कंपनी राइट, कहती है मैं 4 रोड बनाऊंगा अब। तो एक दिन ढकना है और एक दिन ढकना है, पूरा वापस जाना है। करेक्ट। तो इट इज, इवन इफ योर कंपनी इज गेटिंग पेड ऑन टाइम, द रिस्क इज ही विल डबल अप। फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, फिर वो सारे ऑर्डर कैंसिल कर देती है, ये सब अब हम दूर रहते हैं। बट दिस हैज बीन आवर बिगेस्ट लॉस एरिया। बट अदरवाइज ऑल्सो वी हैव लॉस्ट 100% ऑन अनलिस्टेड कंपनी, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड आई बॉट। 99 2000 के आसपास की बात होगी। 1992 के बाद जो भी जिस साल में भी वो कि 2000, हाँ मतलब अलायंस के दिन है तो 2002 से तो पहले ही है, हाँ, जो भी पीरियड था। तो उसमें 80 रुपीज में लिए थे हमने $1 मिलियन के। सो द पॉइंट इज, अब मुझे लगे ये अनलिस्टेड भी यार हमारे बस के बाहर है, पर्टिकुलरली जो लिस्टेड लोग हैं, जो लिस्टेड लोग हैं उसमें अगर एक अनलिस्टेड स्टॉक लेना हो या दो, जो कि अलाउड होता है या उस वक्त तो होता था, हुँ, वो उसके अगर लेना भी है तो आपका वही माइंडसेट होना चाहिए कि आप उससे लड़ रहे हो, नेगोशिएट कर रहे हो। हमें स्टॉक मार्केट वाले बंदे, हमें तीसरे दिन टाइम नहीं है तेरे लिए, हमारे वो चौथे काम पे आ जाते हैं हम। राइट। सो ये आपको सीखनी होती है कि वो आसान चीजें नहीं है। अगर किसी का कोई चल भी रहा है तो ही हैज टू बी फुली इनटू इट। और फिर रैंडम, और सर जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वाली कंपनियों में एक बार हम मार खा चुके हैं, तो एक क्या एक ऐसा बायस क्रिएट हो जाता है कि अब से हम इसको टच ही नहीं करेंगे जो भी गवर्नमेंट से लिंक्ड होता है, इवन दो। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। हमने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लिया था। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सो उसमें क्या था कि इन कंपनियों में क्या था कि गवर्नमेंट इज द कस्टमर। गवर्नमेंट ने कहा, अब नहीं है हमारे पास, वी आर जस्ट टू क्लैरिफाई, बट जब था 2-3 साल, तो गवर्नमेंट इज द कस्टमर। सो गवर्नमेंट हैज मेड इट इट्स ओन पॉलिसी कि मैं अब अब्रॉड से नहीं लूंगा, इंपोर्ट नहीं करूंगा, मैं आपसे ले लूंगा। करेक्ट। कि आपको कुछ और नया काम नहीं करना है, मैं ही कस्टमर हूँ। हुँ, तो दैट इज इन कंट्रोल। राइट, व्हाट इज नॉट इन कंट्रोल इज कि आपने गवर्नमेंट के लिए प्रोजेक्ट किए, L1 बिडिंग करी, उसके बाद आपको कोई रोड का वो मिलना था पीस, सॉरी लैंड का पीस मिलना था जिससे कि आप रोड बनाओ, वो अप्रूवल आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, देयर इज नो वन फेलो डिसाइडिंग दैट। राइट, उसका राइट, लोकल बंदा को रोक दे, आपको कोई करप्शन के लिए रोक दे, कोई एमएलए रोक दे, कोई गवर्नमेंट चेंज हो जाए, तो दोज आर आउट ऑफ कंट्रोल बट मोर रिलेटेड टू द सिस्टम। सो सो वी मीन दैट एज गवर्नमेंट वेयर इट इज टू डिफ्यूज, किसी एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नोबडी। बट इंफ्रा, सॉरी डिफेंस, आई डिड नॉट व्यू दैट नेगेटिवली बिकॉज इट वाज a very clear policy and it is everything is in your control. राइट, You have only made the blacklist of things that you cannot import. तो आप राइट, कह दो भाई ये चीज इम्पोर्ट नहीं करें, हम यहाँ से लेंगे, तो अब हम उसमें क्या लड़ाई करें आपसे। और राइट, उसमें प्राइवेट और पब्लिक का वो नहीं है, उसमें करप्शन का नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की कंपनी है। द बराबर, बायर ऑल्सो गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट की कंपनी, गवर्नमेंट के उससे वो सब चीजें रिस्क कम हो जाता है। बट इन दीज रोड प्रोजेक्ट, वो बना रहे हैं, वाटर पाइपलाइन बना रहे हैं,
पानी का वो कर रहे हैं, वो सब चीज़ों में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, कौन है क्या क्या। कहना है ना कि सपोज इंडिया सेज कि वी विल पहले सब भी हमने किए हुए हैं ना, 30 साल में सब कुछ किया हुआ है। वो बजट में बोल देंगे कि हम ना जी वाटर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट का बजट में बजट डे। अब पहले हम ढूंढते थे कौन सी वाटर कंपनी है, कौन सी वाटर कंपनी है। आपको नहीं पता कि आपकी वाटर कंपनी को पैसे ऑर्डर मिल रहा है कि किसी और वाटर कंपनी को मिल रहा है कि किसी को मिलना ही नहीं है एंड में। अब ये सब चीजें हम नहीं पढ़ते। पहले होता था हम ना रेलवे सिग्नलिंग में इन्वेस्ट करेंगे, और 2 लिस्टेड कंपनियां थी, 25 अनलिस्टेड थी। अब 25 अनलिस्टेड तो आपको मिलेंगी नहीं। वो लिस्टेड कंपनी के बिना बातें 20-20% शेयर बढ़ा दिया, ऐसे उनको ऑर्डर मिल गया है। Nobody knows in the end, first of all, how much will be spent. Nobody knows which part of India it will be spent. Nobody knows who will win the order. लेकिन क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी मिल गई उस सेक्टर की, उसका शेयर बिना बात 10% बढ़ा दिए। क्या वेस्ट किए हमने भी पैसे, हमने भी बड़े पैसे वेस्ट किए हैं लाइफ में। अब वो सर बंद किया हुआ है। और सर स्लोली ग्रेजुअली आप इंडिया में टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग, टुवर्ड्स रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन का अडॉप्शन कैसे देख रहे हो? चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, पीएमएस हो, एआईएफ हो, कोई भी तरह का फंड आप सोचो, तो वो अडॉप्शन आप कैसे देख रहे हो? पेनिट्रेशन हो रहा है और अच्छे से होता जाएगा आगे? तो वी वर वन ऑफ द अर्ली वंस। तो हमारा म्यूचुअल फंड अलायंस में मे बी फर्स्ट 3-4 या पता नहीं 5-6 में होगा, 4-5 राइट। लोगों में। एंड हमारा 100% फॉरेन ओन था म्यूचुअल फंड अलायंस कैपिटल, जहाँ पे मैं फंड मैनेजर था। एंड 2003 में वी बिकेम इंडियाज बिगेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी अमंग ऑल द न्यू कंपनीज इंक्लूडिंग एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एक्विटीज में। राइट। तो उस वक्त हमारे को टोटल एसेट्स हमारे इक्विटी में कोई 700-800 मिलियन डॉलर थे। हम इंडिया के नंबर 1 बन गए थे। ओके, ओके। अमन नॉट इंक्लूडिंग यूटीआई एंड ऑल दैट जो पहले के थे, बट ऑल द न्यू गाइस इक्विटीज में। और नए फंड में आते थे 200 करोड़ रुपए, तो आप तो हीरो हो। मतलब अगर आपका एनएफओ में 200 करोड़ रुपए आ जाए तो आपसे ज्यादा तो बंदा नहीं पैदा हुआ वर्ल्ड में। ओके, हमारा वो हाल था कि 200 करोड़ आया, हम हीरो है जी वर्ल्ड के। अब वो तो पेनिट्रेशन चेंज और एक्सेप्टेंस तो इतनी ज्यादा चेंज हो गई है कि अब हम इसको नॉर्मल, अब हमारे नए, हमने अपना जो म्यूचुअल फंड शुरू किया हीलियोस, वो हमने किया नवंबर 23 में। अब उसमें 4000 करोड़ हो गए। 4000 तो पूरे अलायंस में नहीं होते जब नंबर 1 बन गए थे इंडिया के। राइट। 1.5 साल में 4000 करोड़ बहुत बड़ा नंबर हो गया कंपेयर टू 20 साल पहले। उस वक्त तो नंबर 1 होने के बाद 8 साल के बाद कोई रुपीज में कितने होंगे, वो 2-3 हजार करोड़ ही होंगे जो भी होंगे टोटल। सो द पॉइंट इज दैट पेनिट्रेशन हैज बीन एक्सेप्टेड बिकॉज लोगों के रिटर्न आए हैं। रिटर्न तो क्या रिटर्न आया है, मतलब अगर मैं अपने अलायंस की और यहाँ के रिटर्न देखो कंबाइन करके हीलियोस के, तो आपके इंडिया में इसी म्यूचुअल फंड के नहीं आए, बट जिन आए हैं जिनके, उनके भी बड़े अच्छे रिटर्न हैं। तो रिटर्न बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड ने दिए हैं, इसलिए अभी एक्सेप्ट हो गया है। उस वक्त हम कहते थे कि एक दिन एक्सेप्ट होगा, लेकिन वो हमारे सामने इतना नहीं हुआ जितना 17 के बाद शुरू हुआ है। मतलब हमारे छोड़ने के 12-15 साल बाद हुआ है, मतलब वो वाला म्यूचुअल फंड छोड़ने। करेक्ट। और सर 1 2 लास्ट क्वेश्चंस। पहले तो ये कि आई एम वेरी श्योर पूरी जर्नी में आपने किताबें बहुत पढ़ी होगी। हमसे लोग जब भी हम वीडियो डालते तो ये पूछते हैं कि गेस्ट जो भी आए, समीर सर जब भी आए, उनसे उनकी फेवरेट किताबें जरूर पूछना। तो कुछ बुक्स जो आपने पढ़ी है या फिर आप रिकमेंड करोगे कि लोग पढ़े? तो बुक कहते हैं, मैं तो रोज बुक पढ़ता हूँ। मैं अभी भी एक बुक पढ़ने वाला हूँ, अभी 15 मिनट बाद आपकी इंटरव्यू के। एक जो बुक मुझे सबसे ज्यादा पसंद है उसका नाम है हेलो इफेक्ट। बट इसमें क्या है कि मैं बुक पढ़ता हूँ अलग अलग टाइप की। एक होती है कि आप यंग लोग हो और आपको स्टॉक मार्केट में जाना है, तो स्टॉक मार्केट की डायरेक्ट किताब तो कोई होती नहीं है, लेकिन आपको बिजनेस समझने हैं राइट। कि भाई बिजनेस होता कैसे है उसमें। तो फिर आपको बिजनेस बायोग्राफीज पढ़नी पड़ती हैं। जैसे उन दिनों में मैं पढ़ता था वॉलमार्ट के ऊपर, आईबीएम, इसके भी लोग फॉरेनर्स बुक थे। तो उसमें क्या होता है, आपको एक तो ऑफ कोर्स लिटिल बिट यू गेट टू नो अबाउट द पर्सनालिटीज। जैसे आप इलॉन मस्क की बातें करते हैं तो इलॉन मस्क की बायोग्राफी तो पढ़ो, देखो तो सही बंदे है क्या। राइट। हिस्ट्री क्या है? हीरो की बिल्कुल इतना बड़ा हीरो है कोई। सो ये वॉल्टर आइजैक्सन की बुक है, बड़ी इतनी मोटी किताब है, पर मिलेगी खाली 1200-1300 रुपए में ही। सो वो किताबें तो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या। आपको हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट उसकी कोई किताब नहीं है वर्ल्ड में, वो सब बकवास है। वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही आता है। तो इसलिए वो मेरी किताबें अलग टाइप की। जैसे मुझे एक किताब बहुत पसंद है, फूल बाय रैंडमनेस। अब वो क्या कहते हैं कि जो आप बात हो रही थी ना लक, वो लक को रैंडम गिन रहे हैं ना, राइट। हम उसको लक बोलते हैं इंडिया में क्योंकि अब भगवान से कनेक्ट करते हैं हर चीज को। वो कह रहे हैं रैंडम है।
तो राइट। फूल बाय रैंडमनेस जो बुक है, मतलब इट शेक्स यू अ लिटिल बिट कि आप सोच क्या रहे थे कि जैसे कोई सक्सेसफुल बंदा है, उसका रोल ऑफ लक क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फंड मैनेजर 25 साल से नहीं 10 साल से बड़े उसके रिटर्न है, तो इज ही हीरो? नहीं, इट कुड बी स्टिल लक। क्योंकि वो कहते हैं, सपोज 1 मिलियन लोगों ने इन्वेस्टिंग शुरू की और हर एक साल में वो 2-3 बाय या नॉट बाय डिसीजन लेते हैं। तो जब आप पहली बार आपने बाय नॉट बाय किया, तो किसी ने कहा बाय, किसी ने कहा नॉट बाय। तो अगर वो बाय ठीक हो गया, तो 10 लाख में से 5 लाख लोग ठीक हो गए, जिनका राइट। पहला ठीक हो गया। अब 5 लाख लोग रह गए गेम में। अब उनको नेक्स्ट स्टॉक में करना है बाय कि नॉट बाय। फिर आधे राइट हो गए, मोटा-माटी का प्रोबेबिलिटी ऐसे हो, तो फिर 2.5 लाख लोगों के 2 ठीक हो गए हैं, 1.25 लाख के 3 ठीक हो गए हैं, तो 60,000 के 4 ठीक हो गए। जब आपके 5 ठीक हो जाओगे, आप कहोगे मैं तो हीरो हूँ, लेकिन आपके जैसे 32,000 लोग हैं जो जो कि शुरू में कितने लोगों ने गेम शुरू किया था। एंड में कोई लक से नहीं, स्टैट से, लक से होगा कि किसी ना किसी 15 के 15 राइट हो गए। राइट। वो छोटा प्रोबेबिलिटी पर हो गई। नहीं है, तो जिसका हो गया उसको आप कैसे एनालाइज करोगे? वो कहेगा मैं कोई लकी हूँ, मैं तो 15 ठीक करके आया हूँ तुम्हारे सामने। तो ये मतलब ऐसी चीजें हैं। नाउ इट डिपेंड किसको क्या इंटरेस्ट है। तो आई वुड से ये मत पूछिए कि क्या पढ़ते हो, ये पूछिए कि पूछिए नहीं, सोचिए कि पढ़ना जरूरी है। सारे पैसे लाइफ में ना एनालिसिस से बने, सारे पैसे पढ़ने से बने हैं। मैंने एक बुक पढ़ी थी, चिप वॉर इन 22। वो आई भी 22 में ही थी बाय लक, और 22 में यूएस मार्केट बहुत ही डाउन थी। हुँ। तो मैंने उस वक़्त ये देखा एनवीडिया, उसकी बुक पढ़ के, तो उस बुक में खाली 3 स्टोरीज़ हैं, एक एनवीडिया, एक टीएसएमसी और एक एएसएमएल। ओह! मैं कहा यार ये तो बात कुछ है ही है इसकी। वो मेरे 8 टाइम बन गए। मुझे एनवीडिया। पता नहीं एनवीडिया के बुक थी वो। सो पर बुक्स का कब कौन-सी एक दिन में वो मेरी ज़िंदगी के सारे बुक्स इनटू मे बी 2000 टाइम्स मुझे रिटर्न दे गया है वो, एक बुक। बट द पॉइंट इज़ यू हैव टू रीड, रीड, रीड एंड डोंट लिसन टू ऑल दिस कि रीडिंग से क्या होगा और सब कुछ पता है। किसी को कुछ नहीं पता, रीडिंग करिए और उससे कनेक्ट करो फिर। बट सबके अपने-अपने लेवल है और इंटरेस्ट भी है और बैकग्राउंड क्या है उस हिसाब से है। बट अदरवाइज़ हम तो बताते रहते हैं ट्विटर पे कौन-सी किताब पढ़ी है हमने। जैसे आपको ट्विटर पे हम आई थिंक हमारी टीम में भी 50% लोग फॉलो करते ही होंगे आराम से, बिकॉज़ वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप उसको पुट अप करते हो। आई थिंक सर बहुत ही इनसाइटफुल कन्वर्सेशन रहा। बहुत ही चीज़ें मुझे सीखने को मिली, जो व्यूअर्स होंगे जो इसको देखेंगे वन्स इट गोज़ लाइव उनको सीखने को मिलेगी। आपने समय निकाला हमारे लिए इतने लंबे 1 घंटे का और हमको ये पॉडकास्ट दिया उसके लिए वेरी, वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर।